हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज आपको अर्थशास्त्र में पार्ट 2 संसाधन के रूप में लोग के आगे का पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको मानव संसाधन, मानव पूंजी, अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्र इत्यादि के विषय में हमने पढ़ाया था। आज इसी से संबंधित आगे पढ़ेंगे हमने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि मानव पूंजी क्या है। तो मानव पूंजी मानव के अंदर निहित उसका टैलेंट है, उसकी योग्यता है, उसकी विशेषताएं हैं। तो इस पर किस तरह निवेश किया जाए कि हमारा राष्ट्र या देश विकास कर सके। तो मानव पूंजी में निवेश करके हम राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले वीडियो में भी आपको जापान का एक उदाहरण दिया था कि जापान जैसा देश जो प्राकृतिक संसाधनों में बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपना निवेश किस पर किया है? मानव संसाधनों पर निवेश करके मानव को योग्य बनाया है और देश को विकास की ओर ले गए हैं। आज वो देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो मानव पूंजी जो होती है वो है, आप किस तरह उस पर निवेश किया जाए, तो वो आता है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण। यानी मानव की पूंजी के अंदर जो है, यानी मानव की योग्यता है, जो टैलेंट है उसके अंदर है, उसको किस तरह निखार कर देश का विकास किया जाए, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण। इससे संबंधित आपको 2 क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है और दूसरा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के आंसर आपको लगभग एक से ही लिखने पड़ते हैं, जिसके पॉइंट है आपका कठिन कार्य में आसानी, समाज के लिए लाभदायक, देश के विकास में सहायक। किस तरह? जैसे है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा को निवेश करके हम देश के विकास में सहायता कर सकते हैं। यानी जब व्यक्ति के अंदर अच्छी विशेषताएं हैं, उसकी योग्यता है, हम उसको निखारेंगे शिक्षा के माध्यम से, तो वो व्यक्ति क्या है, देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करेगा, समाज के लिए लाभदायक है। वो पढ़ेगा तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ाएगा, उन्हें समझाएगा, जिससे समाज को क्या होगा, लाभ मिलेगा, देश के विकास में भी सहायक है। इसी तरह मानव अगर स्वस्थ है तो कठिन कार्य को आसानी से कर सकता है वो, क्योंकि वो अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कोई भी कार्य करने में आपका मन नहीं लगेगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप कठिन से कठिन कार्य को भी करने में तत्पर रहेंगे। समाज के लिए लाभदायक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपने लिए भी कार्य कर सकते हैं, समाज की भलाई के लिए भी आप कार्य कर सकते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य कर सकते हैं, देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका कार्य करने में मन लगेगा, आप कार्य करेंगे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो देश का विकास होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको सिर्फ वर्ड चेंज करके इन तीनों के अंतर्गत लिखना है कि कठिन कार्य करने में आसानी होती है, समाज के लिए लाभदायक होता है और देश के विकास में वो सहयोग प्रदान करता है। आशा है आप दोनों को क्वेश्चनों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह उसको लिखना है। अब अगला आता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसको जीएनपी भी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक वर्ष में यानी भारत के अंदर एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी आय उत्पन्न होती है, वस्तुओं का निर्माण होता है, उससे जो आय प्राप्त होती है, स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है, उसको कुल उत्पादन जो होता है या कुल आय जो होती है वो आपकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आती है। क्लियर? एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी स्रोत, अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि किसी देश की जो आय प्राप्त हो रही है, अर्थव्यवस्था से मतलब ही देश होता है। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी एक देश में अर्थव्यवस्था यानी जो उसके अंतर्गत सारे कार्य हो रहे हैं, उससे जो आय प्राप्त हो रही है, जो उत्पाद हो रहे हैं उससे आय प्राप्त हो रही है, उसका कुल जो योग जो होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। दूसरा आता है आपका प्राथमिक शिक्षा में नामांकन हेतु प्रयास। यानी 3 ऊपर पॉइंट बताए थे हमने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण, जिसमें सबसे पहला आता है आपका शिक्षा। शिक्षा में सबसे पहला जो आता है आपकी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा यानी केजी से लेकर आपकी 5th तक जो आती है वो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक शिक्षा के हेतु सरकार कई प्रयास कर रही है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान आपका चलाया जा रहा है। आपका बुक में भी है, देखिए। स्कूली बच्चों को 10 वर्ष
2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह समयबद्ध पहल है। यानी आपकी सर्व शिक्षा अभियान सन 2010 से शुरू हुआ था। 6 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चों को इसमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है। दूसरा है सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया। पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम आपका चलाया गया है। तीसरा है आपका दोपहर का भोजन। मिड डे मील आप पढ़ते ही हैं, दोपहर को बच्चों को भोजन दिया जाता है जिससे बच्चे आकर्षित होकर स्कूल पढ़ने के लिए आए। तो इस तरह सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए, जिसमें से आपका सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया और तीसरा भोजन, दोपहर का भोजन की व्यवस्था की गई। दूसरा आता है स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। किसी भी व्यक्ति, आपका शरीर स्वस्थ है तो आप, ऊपर भी मैंने बताया था कि अगर शरीर स्वस्थ है तो आप कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप इजी काम भी नहीं कर पाएंगे। तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उससे अपनी क्षमता को प्राप्त करने, क्षमता वही हो गई आपकी जो आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को प्राप्त करने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए आपको क्या देता है, ये ताकत देता है तथा अधिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप थोड़े से ही कार्य में क्या हो जाते हैं, हाथ नहीं लगेंगे, कार्य करने में मन नहीं लगेगा। तो अधिक कार्य करने की भी आपको ताकत देता है। इससे उसकी उत्पादकता एवं आय में बढ़ोतरी होती है। यानी अगर वो कार्य अधिक करेगा तो उत्पादकता को बढ़ाएगा, उत्पादकता बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है कि आय में भी वृद्धि होगी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है हर तरह के कार्य करने में सक्षम होता है और वो देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करता है। तीसरा, इसी के अंतर्गत 3 पॉइंट आपके आएंगे, जीवन प्रत्याशा, जन्म दर और मृत्यु दर। जीवन प्रत्याशा कहलाई जाती है आपकी जन्म के समय जीवित रह सकने की जो आशा कर सकते हैं उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। यानी जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जीवन जीने की आशा जो होती है, कितने वर्ष तक वो जीता है, अगर शरीर स्वस्थ है, आगे तरक्की कर रहे हैं, हर चीज आपकी सुविधाजनक है तो आपकी जीवन जीने की प्रत्याशा बढ़ जाती है। अगर आप पैदाइशी बीमार हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी जीवन प्रत्याशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जीवन प्रत्याशा क्लियर। अब आता है आपका जन्म दर। एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। यानी एक विशेष अवधि में, मान लो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति, यानी 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं, यानी 1 वर्ष तक जो जीवित बच्चे रहते हैं, जन्म लेने, कई आपने के जीवित जन्म लेने के कुछ दिनों बाद या जन्म लेते ही बच्चे मर जाते हैं, उनकी गिनती नहीं, जो बच्चे जीवित है उन बच्चों की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर इसका उल्टा हो जाता है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। इसी के अंतर्गत आपका एक और आता है शिशु मृत्यु दर। मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अंतर है। मृत्यु दर के अंतर्गत आपकी हर एज के व्यक्ति आ जाते हैं, 5 वर्ष के, 10 वर्ष के, यंग, बुजुर्ग। लेकिन शिशु मृत्यु दर में सिर्फ पैदाइशी बच्चों की मौत को गिना जाता है। यानी बच्चे की माँ को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है, या जन्म के तुरंत बाद उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्राप्त हो पा रही है, बच्चे को अच्छी तरह से उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है, तो वो बच्चे मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो शिशु मृत्यु दर भी बच्चों की मौत को कम कर सकती है। अगर माँ का स्वास्थ्य और उसे पौष्टिक भोजन मिल सकता है अच्छा, तो शिशु मृत्यु दर भी कम हो सकती है। जिस तरह आपके इसमें दिया है कि पहले की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर 1951 से 147 से घटकर 2015 में 37 पर आ गई है। अगर माँ को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं और पौष्टिक आहार मिले तो शिशु मृत्यु दर भी कम हो जाती है। आज के लिए इतना काफी, शेष आगे के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाएंगे। बाय।